उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने अपने हाथ से ही यूपी का नक्शा बनाने की कोशिश करी है। अब इस यूपी के नक्शे में ही हम सारा फिजिकल डिवीजन, भौतिक डिवीजन को देखेंगे। तो देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय पर्वत है। यहाँ पर क्या है? उत्तर में हिमालय पर्वत है। अब ये जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की कौन कौन सी श्रेणियां हैं? सबसे पहली श्रेणी आती है वृहद हिमालय। कौन सी श्रेणी आती है? वृहद हिमालय। वृहद हिमालय के बाद आती है लघु हिमालय। कौन सी आती है? लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद आती है शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है? शिवालिक श्रेणी। और जैसे ही शिवालिक श्रेणी खत्म होती है तो नीचे फिर इसके दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में हमारे उत्तर प्रदेश की स्टार्टिंग हो जाती है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा की स्टार्टिंग हो जाती है। तो हमारे जो हिमालय की ये वाली श्रृंखला है, वृहद हिमालय जो है, यहाँ से काफी सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें से दो प्रमुख नदियां हैं, गंगा और यमुना। जब गंगा और यमुना इसी वृहद हिमालय से निकलकर लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी को क्रॉस करते हुए आगे चलती हैं, तो वो अपने साथ साथ तेज बहाव के कारण, अब यहाँ तेज बहाव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, ढलानदार क्षेत्र है, तो ढलान होने के कारण यहाँ पर पानी का वेग काफी ज्यादा होता है। तो पानी अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों, जिन्हें हम बोल्डर कहते हैं, और छोटे छोटे पत्थरों को इन श्रेणियों से लाकर वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी से लाकर इसके दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में जमा करना शुरू कर देता है। शिवालिक के दक्षिण में उन पत्थरों को जमा करना शुरू कर देता है। बड़े बड़े पत्थरों को जमा करना शुरू कर देता है। ये नदियां निकलती कहां से हैं? वृहद हिमालय से। अब वृहद हिमालय सबसे ज्यादा ऊंचा है, लघु हिमालय उससे कम ऊंचा है, और शिवालिक उससे भी कम ऊंचा है। तो जब वृहद हिमालय से शिवालिक की तरफ आते हैं तो ढाल की तीव्रता यानी कि स्लोप क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और जब पानी का ढाल जो अनुसरण वो ढाल कर रहा है, उस ढाल का स्लोप कम होगा, तीव्रता कम होगी, तो पानी का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पानी अपने साथ साथ इन पत्थरों को ले जाने में सक्षम नहीं होगा। तो इस शिवालिक के दक्षिण में इस प्रकार के पत्थरों की एक श्रृंखला बन जाएगी, जो हमारे उत्तर प्रदेश में कहां से? सहारनपुर से स्टार्ट होकर और पूर्व में हमारे कुशीनगर और देवरिया जिले तक एक समतल पट्टी के रूप में फैली हुई है। यानी कि अगर हम इन पत्थरों की श्रृंखला को यहां पर देखें तो ये इस प्रकार से फैली हुई है। अब ये जो पत्थरों की श्रृंखला है, इस पत्थरों की श्रृंखला को कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। अब ये भाबर जो है, इस भाबर श्रेणी में जो पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच में जो हमारी नदियां हैं, वो नदियां कई धाराओं में बट जाती है, और बटने के कारण वो विलुप्त हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती। क्योंकि जब नदी एक ही धारा में बहेगी तो हमें विशाल जलराशि दिखाई देगी, लेकिन जब पत्थरों के बीच में नदी का पानी बढ़ जाएगा तो उसकी कई धाराएं इन पत्थरों में आकर क्या है? बढ़ जाएंगी, जिससे नदी ऐसा लगेगा कि नदी क्या हो रही है? विलुप्त हो गई है। क्यों? क्योंकि उसकी कई सारी धाराएं बट गई हैं, और पत्थरों के बीच से प्रवाहित होने के कारण भाबर प्रदेश में आने पर ऐसा लगता है कि हमारी नदियां क्या हो गई हैं? विलुप्त हो गई हैं। अब इस भाबर प्रदेश को अगर हम कृषि की दृष्टि से देखें तो कृषि की दृष्टि से भी ये उपजाऊ नहीं है। यहाँ मिट्टी नहीं है, पत्थर ही पत्थर हैं, और पत्थर में खेती हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर अगर पेड़ पौधे मिलेंगे भी तो वो पेड़ पौधे, वो वृक्ष मिलेंगे जिनकी जड़ें क्या होंगी? लंबी होंगी, और वो इन पत्थरों को क्रॉस करते हुए मिट्टी तक क्या है? पहुंच गई होंगी। तो यहाँ पर खेती नहीं होती है। यहाँ पर क्या है? बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, और वो ही इस भाबर क्षेत्र में टिक पाते हैं। तो भाबर क्षेत्र की अगर कोई परिभाषा आपसे पूछे तो आपको बताना है कि भाबर क्षेत्र उन पत्थरों के द्वारा, उन बोल्डरों के द्वारा, उन छोटे छोटे पत्थर और कंक्रीटों के द्वारा बना हुआ वह क्षेत्र है जो हिमालय की नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए
पत्थरों से बना है। यह क्षेत्र सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित देवरिया और कुशीनगर जिलों तक फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई जो है लगभग, इसकी चौड़ाई है लगभग, पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है, ज्यादा है, और पूर्व में इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई 30 से 35 किलोमीटर है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई क्या है, 30 से 35 किलोमीटर है भाबर की। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें पूर्व की तरफ जाते हैं तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती गई है। क्यों? क्योंकि पश्चिम में गंगा और यमुना नदी हैं और पूर्व में क्या है, उनकी सहायक और छोटी, गंगा की सहायक और छोटी छोटी नदियां हैं जो कम पत्थर लेकर आती हैं और यहां पर जमा करती हैं। यहां पर पत्थरों का विशाल समूह मिलता है जो गंगा के द्वारा लाया गया होता है, इसलिए यहां पर भाबर की चौड़ाई क्या है, अधिक है, और यहां पर भाबर की चौड़ाई क्या है, कम है। अब जब भाबर क्षेत्र को हम क्रॉस करते हैं तो भाबर क्षेत्र को क्रॉस करने के बाद, भाबर क्षेत्र को क्रॉस करने के बाद यहां पर गाद वाली मिट्टी का क्षेत्र आता है। गाद वाली मिट्टी का क्षेत्र आता है। कौन सी मिट्टी का क्षेत्र आता है, गाद वाली मिट्टी का। अब ये गाद वाली मिट्टी कौन सी है, जब नदी भाबर क्षेत्र को क्रॉस कर जाती है तो भाबर क्षेत्र को क्रॉस करने के बाद जो नदी का पानी है उसमें जो गाद है, जो मिट्टी है, वो इस भाबर क्षेत्र के दक्षिण में जमा कर देती है और इस गाद वाली मिट्टी के क्षेत्र को, दलदली मिट्टी के क्षेत्र को कहते हैं तराई क्षेत्र। क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। अब इसको तराई क्षेत्र को हम यहां पर बनाते हैं। भाबर के दक्षिण में कौन सा है, तराई क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र। ये एक दलदली क्षेत्र है। यहां पानी क्या है, वर्ष भर भरा रहता है और पानी की अधिकता होने के कारण यहां पर खेती भी क्या है, अच्छी होती है और उन फसलों की खेती होती है जिन्हें पानी की क्या है, अधिक आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना, जैसे धान और गेहूं। इन तीनों की यहाँ भरपूर फसल होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी की पूरे वर्ष क्या है, प्राप्ति होती है। अब ये हमारा क्षेत्र कौन सा हो गया, ये क्षेत्र हो गया हमारा तराई क्षेत्र। कौन सा हो गया, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ये भाबर हो गया और ये हो गया तराई। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, भाबर क्षेत्र, और ये हो गया तराई क्षेत्र। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी हिस्सा है, जो नेपाल से लगा हुआ है, जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ है, उससे लगा हुआ जो क्षेत्र है, इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। उस क्षेत्र को कहते हैं, उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। उस क्षेत्र को कहते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला भौतिक विभाजन के आधार पर जो सबसे पहला क्षेत्र है वो है भाबर एवं तराई क्षेत्र। कौन सा है, भाबर एवं तराई क्षेत्र। अब आपको इसे लिखना कैसे है, देखिए इसे लिखने का तरीका क्या है। आप इसे लिखेंगे कि हिमालय की, बृहद हिमालय की जो निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उनमें मुख्यतः गंगा और यमुना हैं। जब वो तीव्र वेग से हिमालय की श्रेणियों को काटते हुए आती हैं तो वो अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेकर शिवालिक श्रेणी के पर्वत पदीय पठार में जमा कर देती हैं। उस पर्वत पदीय पठार को, उस पर्वत पदीय क्षेत्र को, पठार नहीं क्षेत्र बोलेंगे, उस पर्वत पदीय क्षेत्र को भाबर क्षेत्र कहते हैं। इस भाबर क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर जिन्हें बोल्डर कहते हैं उनके साथ साथ छोटे पत्थर भी पाए जाते हैं। इन बड़े और छोटे पत्थरों के बीच में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। नदियों के विलुप्त होने का कारण है नदियों का कई क्षेत्रों में बढ़ जाना, कई रास्तों में बढ़ जाना। जो नदियां विलुप्त होती हैं वो नदियां फिर तराई क्षेत्र में दोबारा दिखाई देने लगती हैं। क्यों दिखाई देने लगती हैं? क्योंकि हमारे तराई क्षेत्र में क्या है, ये पत्थर क्या है, खत्म हो जाते हैं और यहाँ पर गाद और दलदली मृदा पाई जाती है। इसलिए जो नदी भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो गई थी वो हमारे तराई क्षेत्र में दोबारा से दिखाई देने लगती है। अगर कृषि की बात करते हैं तो भाबर क्षेत्र में कृषि नहीं होती है।
क्यों? इसका कारण क्या है? पत्थरों की अधिकता। पत्थरों के कारण यहाँ पर कृषि नहीं होती और वृक्ष भी जो मिलते हैं वो लंबी लंबी जड़ वाले मिलते हैं, ताकि वो इन पत्थरों से होते हुए अपने आप को स्टेबिलिटी, स्थायित्व दे सके। उनकी जड़ें अपने वृक्ष को स्थायित्व दे सकें, स्टेबिलिटी दे सकें। तो ये हो गया भाबर क्षेत्र। अगर तराई क्षेत्र के बारे में आपसे पूछेगा, तराई क्षेत्र के बारे में लिखना है कि भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित गाद वाला, मिट्टी वाला, दलदली क्षेत्र, पानी की अधिकता वाला क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? तराई क्षेत्र है। यहां पर भाबर क्षेत्र से नदी निकलने के बाद अपने साथ लाई हुई गाद और मिट्टी को जमा कर देती है, और यह क्षेत्र पानी की अधिकता के कारण क्या है? कृषि के लिए उपयुक्त है। अगर तराई क्षेत्र की चौड़ाई की बात करें तो तराई क्षेत्र 60 से 70 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं कहीं 80-90 किलोमीटर भी चौड़ा है। लेकिन अब सरकार ने भूमि सुधार कार्यक्रम चलाए हैं। उन भूमि सुधार कार्यक्रम की वजह से हमारा जो तराई क्षेत्र है इसकी चौड़ाई क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि तराई क्षेत्र को कृषि के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तराई क्षेत्र का उपयोग किस में कर सकें? कृषि में कर सकें। तो ये जो हमारा तराई क्षेत्र है ये कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कृषि कौन सी होगी? मैंने अभी आपको बताया, यहां पर कृषि होगी हमारी जिसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी, जैसे हमारा चावल हो गया, हमारा गन्ना हो गया और हमारा गेहूं हो गया। तो आप भाबर और तराई क्षेत्र को समझ चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा भौतिक विभाजन का भाग है वो है भाबर एवं तराई क्षेत्र। उसके बाद हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं। तो जब भाबर और तराई से हम दक्षिण में आते हैं, नीचे की तरफ उत्तर प्रदेश में मध्य भाग में आते हैं, तो यहां पर एक विशाल मैदान है। क्या है? एक विशाल मैदान है जिसे हम कहते हैं गंगा और यमुना का मैदान। गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। अब ये गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है हम यहां लिख देते हैं गंगा, हम यहां लिख देते हैं गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना का मैदानी क्षेत्र। गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। और ये गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है ये हमारे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का दूसरा पार्ट है। सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया? भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा हो गया गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। अब ये समझते हैं कि ये गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र बना कैसे है। देखिए, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश के उत्तर में है हिमालय। क्या है उत्तर में? हिमालय। और इसके दक्षिण में है दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है दक्कन का पठार। तो नीचे क्या है? पठार है। ऊपर क्या है? हिमालय है। तो पठार और हिमालय के दोनों के बीच का जो गैप था, उस गैप को गंगा ने, यमुना ने और उनकी सहायक नदियों ने अपने अवसादों से, अपने निक्षेपों से भर दिया। और जब वो गैप भर गया, वो अवसादों से, निक्षेपों से गैप भर गया, तो उस गैप को ही हमने भरने के बाद क्या कहा? गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। क्या कहा? गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। और ये उत्तर प्रदेश के कहां है? उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई क्षेत्र के दक्षिण में है, और नीचे वाला जो पठारी क्षेत्र है उसके क्या है? उत्तर में है। अब ये गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है क्या? इसकी विशेषता ये है क्या? ये तो आपने समझ लिया। इसकी विशेषता क्या है? तो ये गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? इसकी सबसे पहली विशेषता है, इसकी सबसे पहली विशेषता है, इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है? गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में जो ढाल है, इसका ढाल है, इसका ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। ढाल क्या है? पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। का ढाल क्या है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ क्यों है? इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ इसलिए है क्योंकि ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र पूर्व में कम ऊंचा है
पूर्व में इसकी ऊंचाई लगभग 60 मीटर है, और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो इसकी ऊंचाई क्या है, बढ़ती जाएगी। और 60 मीटर से जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम में इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 300 मीटर हो जाती है। तो जैसे जैसे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो इस मैदानी भाग की ऊंचाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब पश्चिमी भाग ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी भाग कम ऊंचा है, तो ढाल किधर होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ होगा। ढाल कहां से कहां होगा, पश्चिम से पूर्व। तो अगर आपसे कोई पूछे, और देखिए यमुना नदी भी कहां से कहां बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। क्यों, क्योंकि ढाल क्या है, पश्चिम से पूर्व है। ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता है, इसकी स्थलाकृति कैसी है। स्थलाकृति, हमारे जो गंगा का मैदान है इसकी स्थलाकृति कैसी है, तो इसकी स्थलाकृति समतल है। कैसी है, समतल है। और समतल स्थलाकृति होने के कारण ही जो हमारा गंगा का मैदान है इस पर खेती अच्छी होती है। ये खेती के लिए सबसे उपजाऊ मैदान है। अगर ये इसकी स्थलाकृति समतल नहीं होती, ये प्लेन नहीं होता, ऊंचा नीचा होता, ऊबड़ खाबड़ होता, तो ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो स्थलाकृति समतल है, इसीलिए क्या है, कृषि के लिए उपयुक्त है। तो सबसे पहली विशेषता, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढाल है, इसकी स्थलाकृति कैसी है, समतल है। और तीसरा, उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है, उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है, उपजाऊ। कैसा मैदान है, उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है, उपजाऊ। उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है। अब ये उपजाऊ मैदान क्यों है, उपजाऊ मैदान ये इसलिए है क्योंकि जितनी भी नदियों ने यहाँ पर अवसादों का निक्षेपण किया है, वो अवसाद, उनमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा है। उनमें पोषक तत्वों की क्या है, भरपूर मात्रा है। अब कुछ क्षेत्र यहाँ पर ऐसे हैं जहां पर हर वर्ष बाढ़ का पानी जाता है, उसे हम कहते हैं बांगर प्रदेश, उसे कहते हैं खादर प्रदेश। और जहां पर काफी समय से बाढ़ का पानी नहीं गया उसे कहते हैं बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश, इन दोनों प्रदेशों में इस उपजाऊ मैदान को विभाजित किया जाता है। हमारे गंगा यमुना के मैदान को विभाजित किया जाता है। तो अगर गंगा और यमुना के मैदान का विभाजन देखें तो इसका मैदान विभाजन संरचना के आधार पर दो भागों में है। कौन कौन सा, बांगर, पहला है बांगर, बांगर प्रदेश। और दूसरा है, दूसरा विभाजन कौन सा है, दूसरा विभाजन है खादर प्रदेश। दूसरा विभाजन कौन सा है, खादर प्रदेश। दूसरा विभाजन है खादर प्रदेश। अब इन दोनों में ज्यादा उपजाऊ कौन सा है, ये बांगर क्षेत्र कम उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ है, ये कम उपजाऊ है। किसकी अपेक्षा, खादर की। खादर क्या है, ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा उपजाऊ है, ज्यादा उपजाऊ है। अब बांगर प्रदेश कम उपजाऊ और खादर प्रदेश ज्यादा उपजाऊ क्यों है, देखिए जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ का मतलब होता है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उससे बनता है बांगर प्रदेश। अब यहाँ पर काफी समय से खेती हो रही है, तो मिट्टी के जो ऊपरी मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है। साथ ही इसमें कंकड़ पत्थर की मात्रा क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। क्यों, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी हर वर्ष नहीं पहुंचता है, इसीलिए ये क्या है, कंकड़ पत्थर होने के कारण, साथ ही पोषक तत्व ऊपरी परत के खत्म हो जाने के कारण ये जो हमारी बांगर प्रदेश वाली मिट्टी है ये कम उपजाऊ हो जाती है। लेकिन खादर प्रदेश वो होता है जो बाढ़ के एरिया में होता है, नदी के आसपास का एरिया होता है, और हर साल नदी का पानी यहाँ पर बाढ़ के रूप में आता है और अपने साथ जो मिट्टी लाता है उस मिट्टी को इस खादर प्रदेश में जो पहले वाली मिट्टी है उस मिट्टी की परत के ऊपर नई परत बिछा देता है। तो हर साल नई परत बिछने के कारण, नए पोषक तत्वों के आने के कारण ये मिट्टी क्या है, ज्यादा उपजाऊ है। खादर प्रदेश की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है, किसके मुकाबले, बांगर प्रदेश के मुकाबले। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कैसे बना, तो आप बताओगे गंगा के उत्तर में है हिमालय, दक्षिण में है पठार, और इन दोनों के जो बीच का गैप था, हिमालय से नदी आने वाली नदियों ने अपने अवसादों के निक्षेपण से उसे भर दिया। और जब वो भर गया तो उसकी कितनी विशेषताएं फिर मैंने बताई, 3 विशेषताएं मैंने बताई। ढाल उसका पश्चिम से पूर्व है, इधर कम चौड़ा है, पूर्व में कम ऊंचा है, पश्चिम में ज्यादा ऊंचा है।
तो इसलिए ढाल पश्चिम से पूर्व है, नदियां भी यहाँ पर पश्चिम से पूर्व बहती हैं। स्थलाकृति इसकी कैसी है? समतल है। स्थलाकृति समतल होने के कारण कृषि के लिए ये क्या है? उपयुक्त है। मैदान क्या है? उपजाऊ है। मैदान उपजाऊ क्यों है? क्योंकि अवसादों का निक्षेपण हुआ है, और अवसादों में जो पोषक तत्व हैं उन पोषक तत्वों के कारण ये क्या है? उपजाऊ है। और इसमें इसे दो भागों में बांटा गया है, बांगर प्रदेश और खादर प्रदेश। बांगर जो है वो कम उपजाऊ है और खादर जो है वो ज्यादा उपजाऊ है। बांगर कम उपजाऊ इसलिए है क्योंकि बांगर प्रदेश में हर साल बाढ़ का पानी नहीं आता है, और यहाँ की मिट्टी के पोषक तत्व धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। और पोषक तत्व धीरे धीरे कम होने से इसकी उपजाऊपन है, जो उर्वरता है, वो भी क्या है? कम होती जा रही है। खादर प्रदेश में क्या होता है? हर साल बाढ़ आती है, हर साल मिट्टी की एक नई लेयर, नई परत आती है, और वो अपने साथ ढेर सारे पोषक तत्वों को बहा कर ले जाती है, और बहा कर लाकर खादर प्रदेश में जमा कर देती है। और खादर प्रदेश जो है इसीलिए क्या है? ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। साथ ही खादर प्रदेश में जो मिट्टी में जो कंकर हैं, जो पत्थर हैं, उनकी मात्रा नहीं होती है, इस वजह से ज्यादा उपजाऊ है। और इसमें मिट्टी में कंकर और पत्थर की मात्रा भी बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए बांगर कम उपजाऊ है और खादर ज्यादा उपजाऊ है। अब जब हम अपने गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के बाद, पहला हमने भौतिक विभाजन पढ़ लिया, भाबर और तराई क्षेत्र। दूसरा हमने पढ़ लिया गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। अब जब तीसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे तो तीसरा क्षेत्र जो है वो गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र के क्या है? दक्षिण में है। और जो हमारे दक्कन का पठार है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका क्या है? विस्तार है। उसका क्या है? विस्तार है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में ये वाला जो रीजन है, इस दक्षिण में पहाड़ी और पठारी क्षेत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दक्षिण का, उन्हें कहते हैं दक्षिण का, दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया। कौन सा टाइप हो गया? तीसरा। जरा एक मिनट में सेल चेंज कर लूं, सेल डाउन हो रहे हैं। एक मिनट जरा आप वेट करिए। हेलो, ठीक है, चलिए करते हैं आगे शुरुआत। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन का पहला पार्ट है वो भाबर तराई है, दूसरा पार्ट गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है, और तीसरा पार्ट है हमारे दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। यहाँ पहाड़ी और पठारी क्षेत्र इसलिए है क्योंकि दक्षिण का भाग जो है वो किससे लगा हुआ है? वो हमारे दक्कन के पठार से, हमारे प्रायद्वीपीय पठार से लगा हुआ है। और ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है, ये कहलाता है बुंदेलखंड पठार। क्या कहलाता है? बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार क्या कहलाता है? बुंदेलखंड पठार। उसके बाद ये वाला क्षेत्र जो है, ये पहाड़ियां हैं, और यहां पर ये क्या है? ये नीचे ये वाला क्षेत्र बुंदेलखंड पठार के पास में ये क्या है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की क्या है? पहाड़ियां हैं। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की क्या है? पहाड़ियां हैं। जैसे कि कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? मिर्जापुर पहाड़ियां हैं, सोनपार पहाड़ियां हैं, और भी कई सारी यहाँ पहाड़ियां हैं, कैमूर पहाड़ियां हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है। ठीक है। अब ये हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। ये हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये हमारी प्राचीन आर्कियन क्रम के चट्टानों के रूपांतरण से बना है, और वो रूपांतरित होकर अब क्या बन गई हैं? नीच चट्टानें बन गई हैं। और यहाँ पर नीच चट्टानों की अधिकता होने के कारण मिट्टी भी हमारी कैसी मिलती है? मिट्टी भी यहाँ पर कैसी मिलती है? लाल मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी मिलती है? लाल।
तो आपसे कोई पूछे कि बुंदेलखंड जो पठार है वो किस प्रकार के चट्टानों से, तो वो नीस प्रकार के चट्टानों से बना है जो रूपांतरित क्रम की शैलें हैं। और इन नीस चट्टानों की अधिकता होने के कारण यहां पर मिट्टी भी कैसी पाई जाती है, लाल लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेड सॉइल पाई जाती है। और ये क्षेत्र जो है पानी के अभाव से हमेशा जूझता रहा है, यानी कि यहाँ वर्षा का अभाव रहा है। अब यहाँ बुंदेलखंड में और इसके आसपास के क्षेत्र में वर्षा का अभाव क्यों रहा है, उसका भी कारण है। ये जो क्षेत्र है इधर से प्राप्त करता है, पूर्व से प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो आती है उसकी वर्षा का पानी, और पश्चिम से प्राप्त करता है, अपने पश्चिमी भाग से प्राप्त करता है जो अरब सागर की मानसून शाखा वाले जो वर्षा का पानी है ये उसको प्राप्त करता है। लेकिन जब इधर से बंगाल की खाड़ी की शाखा का पानी आएगा और इधर से पश्चिम की तरफ से अरब सागर की शाखा का पानी आएगा तो बुंदेलखंड तक पहुंचते पहुंचते ये मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं। शुष्क क्यों हो जाती हैं? क्योंकि बुंदेलखंड तक इन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जो भी क्षेत्र समुद्र से दूर होता है वहां पर मानसूनी जो पवनें होती हैं उन्हें ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और ज्यादा दूरी जब वो तय करेंगी तो बारिश करती जाएंगी, और जिस पॉइंट पर उन्हें पहुंचना है, दूर वाले पॉइंट पर पहुंचना है, उस पॉइंट तक आते आते जो मानसूनी हवा है उनकी नमी खत्म हो जाएगी और उनमें शुष्कपन क्या है, बढ़ जाएगा, और वो उस क्षेत्र पर पहुंचते हुए बारिश नहीं करेंगी। तो बुंदेलखंड में क्या है, वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उधर से वो भी ज्यादा दूरी तय करती है बुंदेलखंड तक पहुंचने के लिए, और अरब सागर वाली जो शाखा है उसे भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। और जब तक वो बुंदेलखंड पर जाकर मिलती हैं, वहां पर बारिश करने के लिए पहुंचती हैं, तो लंबी दूरी तय करने के कारण उनमें नमी खत्म हो जाती है और वो मानसूनी हवाएं शुष्क हो जाती हैं। इसलिए यहाँ वर्षा क्या होती है, कम। अब जब यहाँ पर वर्षा कम होगी तो यहाँ खेती करने के लिए, जीवन यापन के लिए लोग किस पर निर्भर रहेंगे, भूमिगत जल पर निर्भर रहेंगे, और भूमिगत जल का दोहन क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो भूमिगत जल के दोहन से यहाँ पर क्या है, भूमिगत जल का, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफी नीचे पहुंच गया है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो बुंदेलखंड में काफी सारी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है, पानी की समस्या होने के कारण यहाँ पर खेती की भी समस्या है। कृषि यहाँ पर सिर्फ वो ही फसलें होंगी जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होगी, जैसे कि यहाँ पर ज्वार, बाजरा, दलहनी फसलें जैसे चना, अरहर, इन्हीं की खेती होती है। यहाँ चावल की खेती नहीं होगी क्योंकि पानी नहीं है। यहाँ गन्ने की खेती नहीं होगी क्योंकि पानी नहीं है, पानी की कमी है। यहाँ गेहूं की भी खेती कम होगी क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पर किसकी खेती होगी, उनकी होगी जिन्हें पानी की आवश्यकता क्या है, कम पड़ती है, और उन फसलों का नाम मैंने आपको बता दिया। अब इस बुंदेलखंड क्षेत्र में नदियां भी काफी बहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पानी की कमी क्यों है? नदियां कौन कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं, और यमुना भी यहाँ से होकर जाती है, और ये यमुना की सारी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो ये जितनी भी मैंने यमुना की सारी सहायक नदियां बताई हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये वर्षा पर आधारित हैं। ये किसी हिमालय से नहीं निकल रही, किसी ग्लेशियर से नहीं निकल रही कि इन्हें पूरे वर्ष पानी की प्राप्ति होती ही रहेगी। हिमालय की नदियों में तो पानी पूरी वर्ष भर इसलिए होता है, उनके जल के दो सोर्स हैं, एक तो वर्षा और एक ग्लेशियर। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के वाली नदियां हैं, इनका केवल एक सोर्स है, ग्लेशियर इनका सोर्स नहीं है, वर्षा ही इनका सोर्स है। तो वर्षा अगर अच्छी हो जाएगी तो उन नदियों में जो पानी है वो ठीक ठाक होगा, और वर्षा कम होगी तो यहाँ की नदियों में भी पानी क्या है, कम होगा, और पानी कम होने से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पानी की डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये किससे जूझ रहा है, किससे? पानी की कमी से जूझ रहा है। और ये दक्षिण का जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है, ये आपको अब पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है तो उसके कितने भाग हैं, तो सबसे पहला कौन सा प्रदेश है? तो सबसे पहला हमारा प्रदेश है तराई, भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा हमारा प्रदेश कौन सा है? गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। तो आप इन तीनों हेडिंगों को लिखकर इस तरीके से चित्र बनाकर और अपने आंसर को अच्छे से डिजाइन करके फ्रेम में लिख सकते हैं। यहां इस तरीके से आपको चित्र बनाना होगा और तीन हेडिंग्स लिखनी होंगी, भाबर एवं तराई क्षेत्र,
गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पहाड़ी और पठारी क्षेत्र। इस तरीके से आपका आंसर काफी अच्छा फ्रेम हो जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और साथ ही जितने भी मैंने इसमें फैक्ट बताए हैं वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी क्या है, जरूरी होंगे। प्रीलिम्स एग्जाम में भी यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, भाबर तराई से क्वेश्चन आते हैं, गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से क्वेश्चन आते हैं, बुंदेलखंड से क्वेश्चन आते हैं, बुंदेलखंड के आसपास का जो पहाड़ी और पठारी क्षेत्र है वहां मृदा से क्वेश्चन आते हैं, कृषि से क्वेश्चन आते हैं। तो आप मृदा से संबंधित, आप कृषि से संबंधित, आप फसलों से संबंधित और आप फिजिकल ज्योग्राफी जो हमारा फिजिकल डिवीजन है उससे संबंधित भी काफी क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़कर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।